नमस्कार साथियों, मैं आनंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं एजी स्मार्ट क्लासेस के इस नए वीडियो में। ये वीडियो हमारी एक नई सीरीज आएगी इंडियन हिस्ट्री की या भारतीय इतिहास। इस सीरीज का पहला वीडियो है। अब इस पहले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पाषाण काल या फिर स्टोन एज पर। यह वीडियो आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, चाहे वो एग्जाम हो यूपी पीएससी या फिर आरओ या फिर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। इसमें मैंने लगभग सारे ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को रख दिया है। अपने चैनल के बारे में बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसमें हिंदी के लिए एक बेहद कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट है पूरी। फिर इंडियन पार्लियामेंट का भी सेक्शन है और इसी के अंदर इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज भी है, जिसमें 2-3 वीडियो ही हैं, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी हूँ। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, पर मैं जल्द ही स्टार्ट कर दूंगा अनअकैडमी में पढ़ाना। अनअकैडमी के कुछ कोर्सेज हैं। मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए आनंद शर्मा 2114 इसको ओपन करें और मेरा कोड UPPSC AS इसको यूज करके आप 5% तक डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पाषाण काल। अब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इसको जब खोज स्टार्ट कब हुई थी? जब 1853 जब यहाँ पे रेलवे लाइनों बिछाना शुरू कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है लेवलिंग के लिए खुदाई भी होगी कुछ ना कुछ। तो खुदाई के समय कुछ अजीब से खंडहर मिले, तो उस समय से ही इसकी शुरुआत हुई। उस समय मिला था स्थल था हड़प्पा। तो ये था बेस इसका। हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने से पहले देखते हैं काल विभाजन कैसे किया गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल। लेट मी रेज दिस। हाँ, तो सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल। ऐसा समय जब हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है हमारे पास। अब आद्य ऐतिहासिक काल नेक्स्ट है काल विभाजन में। इसमें हमें लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन नॉन रीडेबल, अभी हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें जो उसकी लिपि है, कुछ ऐसे करके उसकी लिपि बनाई गई है, अजीब अजीब से आकार बने हैं, तो उन्हें हम अभी तक रीड नहीं कर पाए हैं। तो वो सारे आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। फिर ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? जब से हमारे पास सारे ही रिटन एविडेंसेस अवेलेबल हैं और हम उन्हें पढ़ भी पाए हैं। तो रिटन एविडेंसेस हमें मिलने लगते हैं 6th सेंचुरी BC से, यानी कि जो वैदिक सभ्यता है और जहाँ से वेद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि की शुरुआत होती है, तो वहाँ से हमारे पास सारे ही रिटन एविडेंसेस हैं। वो आता है ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में ताम्र पाषाणिक युग और सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं। अब आगे चलते हैं हम प्रागैतिहासिक काल।
प्रागैतिहासिक काल, इसी को ही हम पाषाणकालीन सभ्यता भी इसी को कहते हैं, क्योंकि इसके हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है। तो सबसे पहले 1863 ईस्वी में भारत में इसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? वही मैंने बताया, जब भारत में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी वहाँ से। तो 1863 में, अब तुरंत तो अनुसंधान कर नहीं देंगे, रिसर्च स्टार्ट होगी बाद में। तो 1863 में भारत में अनुसंधान प्रारंभ हुआ। अनुसंधान प्रारंभ होने की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। इन्होंने चेन्नई, उस समय का मद्रास, उसके समीप पल्लावरम नामक एक जगह है, वहां पर पहला हैंड एक्स, हस्त कुठार इन्होंने प्राप्त किया। अब इतने ज्यादा पत्थर के उपकरण मिलने लगे कि उसको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया, अलग अलग काल के रूप में उनका विभाजन कर दिया गया। वो कौन कौन से विभाजन किए गए? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब हम देखते हैं नंबर 1, पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल में भी इतने अधिक उपकरण मिल गए थे कि उनको भी उपकरणों की भिन्नता के आधार पर इनको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। वो कौन कौन से थे? पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण के उपकरण कैसे थे? क्रोड उपकरण। मध्य पूरा पाषाण के फलक उपकरण थे, इसलिए इसका नाम, इस संस्कृति का नाम फलक संस्कृति कर दिया गया। और उच्च पूरा पाषाण काल में दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। बेसिकली जो पूरा पाषाण काल है उसमें पत्थर के जो भी उपकरण आपको मिलेंगे वो काफी बड़ी साइज के होंगे। धीमे धीमे इंसान इवॉल्व करता है तो वो औजारों को छोटे से छोटा करता जाता है, जिससे पकड़ने में आसानी हो। फिर सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। अब आगे देखते हैं पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन कैसा था। तो मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। मतलब जैसे आप आदिमानव समझते हैं, किसी को भी आदिमानव बोला जाता है, मतलब वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। जैसे आजकल जंगली जानवर होते हैं वो प्रकृति पर निर्भर होते हैं। शिकारी प्रवृत्ति थी और उसे पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। उस समय अग्नि का प्रयोग करना भी उसे नहीं आता था। फिर ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक का। शुतुरमुर्ग भारत में पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से इसका साक्ष्य मिला है। वहाँ पर साक्ष्य क्या मिला है? शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं और छिलकों पर चित्रांकन किया गया है और अंडों से मनके बनाए जाते थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल, या फिर इंग्लिश में कहते हैं मेसोलिथिक पीरियड। इसकी सर्वप्रथम जानकारी कब मिली? 1867 में, 1867 में शैल चित्र या रॉक पेंटिंग्स, इसकी खोज किसने की थी? आर्कीबाल्ड कैंपबेल ने। तो विद्य क्षेत्र में इन्होंने शैल चित्र या रॉक पेंटिंग्स की खोज की। इससे मध्य पाषाण काल में इसे ऐड किया गया। फिर इसके औजार कैसे थे? विशिष्ट एवं सूक्ष्म औजार। मैंने बताया ना कि जैसे जैसे आदमी इवॉल्व करता जाएगा वैसे वैसे जो औजार हैं वो छोटे होते जाएंगे। तो विशिष्ट एवं सूक्ष्म औजार, इन्हें कहा क्या जाता था? माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण इन्हें कहा जाता था। यही मध्य पाषाण काल से ही मानव के अस्थि पंजर प्राप्त होने लगते हैं। मतलब किसी एग्जाम में अगर पूछ लिया कि किस पाषाण काल से मानव के अवशेष मिलने लगते हैं, तो वो है मध्य पाषाण काल। पशुपालन का आरंभ भी इसी से ही हुआ।
मध्य पाषाण काल से इसके साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ जो नर्मदापुरम में है मध्य प्रदेश में, और बागौर ये भीलवाड़ा राजस्थान में है। यहाँ से पशुपालन के आरंभ के साक्ष्य मिले हैं। फिर मध्य पाषाण काल में मनुष्य खाद्य आखेटक से खाद्य संग्राहक बन गया। इसका क्या मतलब है? पहले तो वो प्राकृतिक था, पूरी तरह से शिकारी प्रवृत्ति थी जानवरों की तरह। फिर वो जो खाने को बार बार उसको मतलब जब उसे यूज हुआ खाने की ज़रूरत हुई तब वो गया खाने की खोज में। उसके बाद अब वो खाद्य आखेटक से खाने का संग्रह करना उसने सीख लिया। मध्य पाषाण काल से ही पर्यावरणीय बदलाव भी देखने को मिलने लगते हैं। आगे चलते हैं। नवपाषाण काल। अब मैंने एक चीज नहीं बताई थी, जो पूरा पाषाण काल है, यहां पर लिखता हूं, पूरा पाषाण काल है, इसकी कालावधि मानी जाती है 20 लाख BCE से। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, 20 लाख BCE से 12,000 BCE तक। वहीं पर मध्य पाषाण काल है, इसकी अवधि जो है 12,000 BCE से 10,000 BCE तक। और जो नवपाषाण काल है उसकी अवधि आप 10,000 BCE के इसके बाद मान सकते हैं। कब तक है? तो जब से ऐतिहासिक पीरियड शुरू हो जाता है, आद्य ऐतिहासिक, तब तक नवपाषाण काल। फिर नवपाषाण काल में इंपॉर्टेंट क्या क्या है? यहां पर खाद्यान्नों के उत्पादन का प्रारंभ हुआ। अब मानव धीमे धीमे इवॉल्व कर रहा है, तो पहले क्या हुआ? पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में शिकारी प्रवृत्ति थी, खाद्य आखेटक था। फिर मध्य पाषाण काल में वो खाद्य संग्राहक बन गया। अब नवपाषाण काल में उसने खाद्यान्नों को उगाना भी, उनका उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया। सबसे प्राचीनतम जो कृषि के साक्ष्य हैं वो हैं गेहूं की कृषि के साक्ष्य। अब जो सबसे नवीनतम हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं, मतलब सबसे नई खोज जो है प्राचीनतम, वो है लहुरा देव जो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। 9,000 से 7,000 ईस्वी पूर्व के बीच में इसकी कालावधि मानी जा रही है। इसके पहले क्या था? इसके पहले उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य जो था वो था मेहरगढ़, जो इस समय पाकिस्तान में है। वहां पर गेहूं की कृषि जो 7,000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोलडेहवा जो प्रयागराज में है, बेलन नदी के तट पर, यहाँ पर चावल की कृषि 6500 ईस्वी पूर्व ये माना जाता था। लेकिन अभी अगर नया पूछते हैं, सबसे नया अभी खोज हुई है वो है लहुरा देव। अब नवपाषाण काल में ही मानव ने आग का उपयोग करना सीख लिया और इसी में ही पहिए का आविष्कार हुआ। अब देखते हैं ताम्रपाषाण युग। अब जैसा इसका नाम ही है, यहां पर आने पे मनुष्य ने तांबा धातु की खोज कर ली थी, और वो तांबा प्लस पत्थर दोनों को मिला करके अपने जो औजार थे, उपकरण थे, उन्हें बनाना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले प्रयुक्त धातु क्या थी मानव द्वारा? तांबा। अब तांबे की कुछ जो प्रमुख बस्तियां हमें मिली हैं खोज में, वो हैं ताम्रपाषाण युग की। ये है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत। अब देखते हैं कुछ प्रमुख ताम्रपाषाण की युगीन जो संस्कृतियां हैं, बस्तियां हैं।
बनास संस्कृति ये कहाँ पर मिली है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान। यहाँ पर अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना, गिलुंद और ये सारी बस्तियां बनास नदी घाटी के आसपास मिली हैं। अहाड़ इसका मतलब क्या है? इसका नाम है ताम्बवती। ताम्बवती का मतलब ही होता है तांबा वाली जगह। तो अहाड़ संस्कृति, इसका टाइम पीरियड माना जाता है 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व। अब ताम्र प्रसारित सांस्कृतिक केंद्रों में लाल और काले लेप के मृदभांड पाए गए हैं, लेकिन अहाड़ में लेप के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी की गई है। इसे कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब नेक्स्ट है ताम्र प्रासाणिक युग की ही कुछ अलग संस्कृतियां। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो पाई गई हैं वो क्या क्या है? मालवा, कायथा, एरड़ और नवदा टोली। नवदा टोली ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। इसका एक्सकेवेशन किया गया था HD संकालिया द्वारा। यहाँ पर मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर और वृत्ताकार घर मिले हैं और लाल और काले रंग के मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, ये मिले हैं। इन पर ज्यामितीय आरेख है। फिर कायथा संस्कृति, ये भी मध्य प्रदेश की है। यहाँ पर ये जो संस्कृति है ये हड़प्पा की समकालीन है और मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश की कायथा, एरंड बस्तियां और पश्चिमी महाराष्ट्र की इनाम गांव बस्तियां, ये सारी किले बंद बस्तियों का एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट है पश्चिमी महाराष्ट्र। यहाँ पर ताम्र प्रासाणिक युग की कौन कौन सी बस्तियां मिली हैं? संस्कृतियां जौरवे संस्कृति, नेवासा संस्कृति, ये दायमाबाद, ये सब हैं अहमदनगर जिले में। फिर चंदौली, सोनगांव और इनाम गांव, ये है पुणे जिले में। तो जौरवे संस्कृति ये मानी जाती है 1400 से 700 ईस्वी पूर्व की। ये इसका सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है महाराष्ट्र का दायमाबाद। है किस जिले में? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। अब नेवासा से पटसन के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र की ये जो ताम्र प्रासाणिक युगीन संस्कृतियां हैं, इसमें मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों की फर्श के नीचे ही दफनाए जाने की परंपरा थी। जो टोटीदार पात्र हैं ये जौरवे संस्कृति की परंपरा थी। फिर इनाम गांव, यहाँ पर गोलाकार गड्ढों वाले मकान हैं और किले बंद बस्ती है। किले बंद बस्ती का एक और एग्जाम्पल कौन सा बताया था मैंने? ये मध्य प्रदेश की कायथा और एरंड बस्तियां। तो इनाम गांव भी किले बंद बस्तियां हैं और ये बस्ती खाई से घिरी हुई थी। यहाँ पर अन्नागार भी मिला है। इसके बाद पूर्वी भारत में ताम्र प्रासाणिक पुरास्थल कौन कौन से मिले हैं? चिरांद जो बिहार में है, पूर्वी वर्धमान ये पश्चिम बंगाल में, और मेदिनीपुर। ताम्र प्रासाणिक लोग ये कृषि करते थे। किस किस चीज की कृषि थी? गेहूं, चावल और बाजरा की, और मवेशी पालन करते थे। मवेशी कौन कौन से? गाय, भेड़, बकरी और भैंस। ये ताम्र प्रासाणिक युगीन जो मनुष्य थे वो शिल्प कर्म में भी काफी निपुण थे। इसके साक्ष्य मिले हैं। मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। इनाम गांव में मातृदेवी की प्रतिमा मिली है और वृषभ जो है ये धार्मिक पंथ का प्रतीक माना गया है। इसकी भी मूर्ति मिली है मालवा और राजस्थान से। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, लंगनकल्लू, मास्की, हल्लूर, ये सारी ताम्र प्रासाणिक बस्तियां हैं। ये दक्षिण भारत में एक इंपॉर्टेंट है कि कृषक की अपेक्षा यहाँ पर चरवाहा संस्कृति थी। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल एवं प्राप्तियां। ये फैक्ट है और अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पुरापाषाण काल से संबंधित कुछ प्राप्तियां हैं। हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स मैंने बताया था किसे मिला था?
रॉबर्ट ब्रुसफुट। चेन्नई के पास पल्लावरम नामक जगह पर, यहां से स्टार्ट हुआ था हमारी जो इंडियन स्टोन एज का के ऊपर अनुसंधान आरंभ हुआ था 1863 में, 1863 में। तो हैंड एक्स संस्कृति और कहाँ कहाँ मिली? चेन्नई के बदमदुरै और अत्तिरमपक्कम, यहाँ से क्लीवर और स्क्रैपर मिले हैं। फिर बेलन घाटी, ये कहाँ पर है? प्रयागराज में। यहाँ पर अस्थि निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा मिली है, लोहंडा नाला क्षेत्र में। फिर देखते हैं मध्य पाषाण काल, इसमें विंध्य क्षेत्र जो है यहाँ से शैल चित्र मिला है। फिर लंगनाज गुजरात, यहाँ पर लघु पाषाणकालीन उपकरण, पशु की अस्थियां, मिट्टी के बर्तन, कब्रिस्तान और 14 मानव कंकाल भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर महदहा, ये यूपी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर यूपी की जगहें आ जाएं तो महदहा ये कहाँ है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब इस जगह को 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया है, झील क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। अब एक फैक्ट है, डॉक्टर जय नारायण पांडे, इनकी एक बुक है पुरातत्व विमर्श, इसमें इन्होंने महदहा, सराय नाहर राय और दमदमा, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हड्डी के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। अब मध्य पाषाण काल के कुछ और देखते हैं। दमदमा, यहाँ पर कुल 41 शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 5 युग्म शवाधान हैं तथा एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं। फिर सराय नाहर राय, यहाँ पर 4 मानव शव एक साथ दफन मिले हैं और कब्रें जो हैं आवास के अंदर ही होती थी, जिनका आकार था अंडाकार। लेखहिया, ये भी उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पर 17 मानव कंकाल मिले हैं विंध्य क्षेत्र का। फिर आदमगढ़, ये एमपी का है, नर्मदापुरम और बागौर राजस्थान, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेडका, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए यहाँ पर ये मिला है और इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। फिर देखते हैं कुछ नवपाषाणकालीन पुरास्थल एवं प्राप्तियां। तो नवपाषाण काल में लहुरा देव, जो मैंने बताया संत कबीर नगर में सबसे नवीनतम खोज हुई है इसकी कृषि के साक्ष्य। तो ये सबसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य अभी तक मिला है, जो चावल के लिए है, 9000 से 7000 ईस्वी पूर्व। इसके पहले था मेहरगढ़ पाकिस्तान, यहाँ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है 7000 ईस्वी पूर्व। इसके और कोलडिहवा, यहाँ से चावल के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। बेलन नदी घाटी, यहाँ से चावल की भूसी प्राप्त हुई है लगभग 6500 ईस्वी पूर्व। फिर देखते हैं मक्का, 6000 ईस्वी पूर्व मैक्सिको में प्राप्त किया गया और चीन में यांगजी नदी घाटी में चावल 7000 ईस्वी पूर्व प्राप्त किया गया था BC। फिर बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते का कंकाल, मतलब मानव और कुत्ते को एक साथ दफन किया गया है, ये प्राप्त हुआ है। और बुर्जहोम से ही गर्तावास मिला है, मतलब गड्ढों में आवास। इसकी खोज की थी 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके बाद देखते हैं नवपाषाण काल में ही गुफ कराल, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में ही, ये भी एक नवपाषाणिक स्थल है। फिर चिरांद बिहार, यहाँ पर हिरण के सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर संगनकल्लू, ये कर्नाटक के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से राख के टीले मिले हैं। और राख के टीले और कहाँ कहाँ से मिले हैं? पिकलीहल और उतनूर आदि स्थानों से।
अब आगे चलते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। 1861 में इनको नियुक्त किया गया था। फिर पुरातत्व सर्वेक्षण, ये सरकार के एक विभाग के रूप में कब आया? 1871 में, 1871 में। फिर ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसका गठन कब किया गया था? 1961 में। पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? जॉन मार्शल। और उस समय इंडिया का वायसराय कौन था भारत देश का? वो था लॉर्ड कर्जन, 1961 में। फिर भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मानव के साक्ष्य मिलने कब से स्टार्ट होते हैं? मध्य पाषाण काल से। और किस जगह से मिला है? हथनौरा, जो सीहोर में है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में। नर्मदा घाटी, इससे मिला है। और खोज किसने की थी? अरुण सोनकिया द्वारा, 1982 में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैरिक मृदभांड, OCP, ये गंगा यमुना दोआब संस्कृति परंपरा का है, हस्तिनापुर में मिला है। खोजकर्ता कौन थे? BB लाल, 1952 में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? पता होना चाहिए, भोपाल में है। इसका नाम अब बदल दिया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।